नमस्कार। बिल्कुल जी, आज तो मैं 2 जुलाई संडे को बैठ के अपना बहुत सारा पेंडिंग काम निपटा रहा था, और अचानक से सामने वो होने शुरू हो जाता है जो बहुत समय से हम प्रेडिक्ट कर रहे होते। और एज ए राजनीतिक विशेषज्ञ कई बार मैंने इसे वीडियो भी बनाया और मैं जिक्र करता था अपने मित्रों के साथ कि देखिए, एनसीपी या अजीत पवार बहुत टाइम तक ना बिना सत्ता के नहीं रह सकते। जब से एनसीपी बनी है, शायद आपको ध्यान नहीं होगा कि 2014 से 19 के अलावा वो हमेशा ना पावर में रहे हैं महाराष्ट्र में। और बिना पावर के महाराष्ट्र में रहना बहुत मुश्किल है एक छोटी सी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर आप अपोजिशन में हैं तो आपके काफ़ी काम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वो सपोर्ट बेस है वो हिल जाता है। और वही हुआ। आई थिंक शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक खेला था जब उन्होंने वो महागाड़ी बनवा दी थी। लेकिन अब जब देख लिया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है और अब शिंदे और गुट और भाजपा की सरकार चलने वाली है, तो अजीत पवार ने पासा पलट लिया। और इसका एक वजह वो भी है कि जो शरद पवार जी ने परिवारवाद के चक्कर में सुप्रिया सुले को काफ़ी जिम्मेवारी दे दी थी, और पता नहीं कार्यकारी अध्यक्ष जिनको बनाया गया था प्रफुल्ल पटेल, सुनने में आ रहा है कि वो भी इस समय राजभवन में मौजूद हैं और इस पार्टी में आ गए हैं। तो जैसे मेरा जो हो रहा है वो तो ऑब्वियस है क्यों हो रहा है। मैं अभी भी कहता हूँ शायद एनसीपी टूटेगी नहीं, क्योंकि ये लोग एनसीपी पार्टी को क्लेम नहीं करेंगे जैसा एक ना शिंदे ने करा था, क्योंकि एक ना शिंदे का एक अलग रेपुटेशन है, या शिवसेना के ब्रांड का। मेरी अपनी रीडिंग्स कि जो हमेशा ये अपोजिशन पार्टी कहती थी जितने भी एमएलए आज हैं दे विल मर्ज इनटू भारतीय जनता पार्टी, जो मेरा प्रेडिक्शन है कि एनसीपी का अलग एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये जो एमएलए हैं, और अगर ये 2/3 क्रॉस हो जाएंगे तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा, और शायद शरद पवार उसको परसू भी नहीं करेंगे अगर 2/3 से कम भी रह जाता है, क्योंकि उनका कोई बेनिफिट नहीं है उसमें। अगर वो करते हैं तो उन सबकी विधायकी चली जाएगी और दोबारा इलेक्शन होंगे तो शायद ज़्यादा बड़ी बेइज्जती होगी। मेरे ख्याल से ये जितने भी विधायक आए हैं ये सब एक अलग गुट बना लेंगे, या गुट भी नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा में शामिल होंगे। और इसीलिए ये सब किया गया है, क्योंकि अब ये तो हो गया इनकी तरफ से। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि भाजपा या शिंदे गुट को या मिल के शिवसेना को क्या ज़रूरत है। आप ऑलरेडी एक कंफर्टेबल मेजोरिटी में, कंफर्टेबल मतलब महा कंफर्टेबल मेजोरिटी, आपके पास कोई चिंता नहीं है जितने आपके खुद के विधायक थे, तो आपको ना ज़रूरत नहीं थी ये दूसरे विधायक की। राइट, आप मिनिस्टर्स ही बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? क्योंकि जब आप मिनिस्टर बना रहे हो इन लोगों को, तो इसलिए आप अपने पुराने लोगों को मिनिस्टर नहीं बना रहे हो, खासकर भाजपा जिनके इतने सारे एमएलए हैं। लेकिन भाजपा ने बिल्कुल ये करा है। एक तरह से अगर मैं भाजपा की तरफ से बोलूँ, 2 बातें। एक, शायद शरद पवार को सबक सिखाना, जो 2019 में वो गेम खेल गए थे रातों रात, जो देवेंद्र फडणवीस की बेइज्जती हुई थी, तो शरद पवार को सबक सिखाना सबसे बड़ा एंगल है। और आई थिंक दूसरा एंगल ये है कि पॉलिटिकली स्प्रेड होना। जैसा मैंने कहा कि ये सब भाजपा में शामिल हो जाएंगे, तो जिन जिन जगहों पे भाजपा कमज़ोर थी, जहाँ पर एनसीपी के विधायक देखिए जीते थे, क्योंकि उस जगह पर एनसीपी के उस पर्टिकुलर विधायक का मास बेस है। तो अगर आप लास्ट इलेक्शन की बात करेंगे तो भाजपा एंड शिवसेना वर्सेस कांग्रेस एंड एनसीपी थी। भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, कोई शक की बात नहीं है इसमें। लेकिन एनसीपी ने भी 50 के ऊपर एमएलए लिए थे ना, वो भी तब जब उनके अगेंस्ट शिवसेना और भाजपा का कॉमन कैंडिडेट था। दैट मीन्स एनसीपी के भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव है, उन सबको ले लेना चाहते थे भाजपा, उन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को या उस एरियाज़ को, ताकि अगले आने वाले चुनाव में उन सब एरियाज़ में भाजपा के कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग हो। और पूरी कोशिश मैं हमेशा कहता हूँ कि अगले इलेक्शन में शायद भाजपा पहली बार फुल मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाएगी, 144 से ज़्यादा एमएलए ला के। तो उनके लिए ना कभी कभार आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी चाहिए होते हैं, और वो सब यहाँ से मिलेंगे। अजीत पवार का अपना एक दबदबा है, अपना एक राजनीतिक जिसे बोलते हैं ज़मीनी पकड़ जिसे कहते हैं, वो सपोर्ट मिलेगा। और क्योंकि ये सब लोग पक्की बात है वहीं शामिल होंगे, सो डेफिनेटली जब बारगेनिंग होंगी, नेगोशिएशंस होंगी, तो शिवसेना को कम सीटें मिलेंगी लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, जब अगले इलेक्शन जब भी होंगे। और इट्स अ बिग ब्लो फॉर महाविकास अघाड़ी। और मैं तो पहले से कहता था, आई थिंक कांग्रेस को ये सब चक्कर में छोड़ के अपना चुनाव अपने मेहनत से लड़ना चाहिए। और जिस तरह के नेता ने एनसीपी को छोड़ दिया है, और देखिए सुप्रिया सुले, अपना परिवारवाद करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि परिवारवाद का मतलब ये होता है कि आप अपने लायक बच्चे को आगे बढ़ाओ। लेकिन कभी आपने टीवी में, मीडिया में सुप्रिया सुले जी को देखा? शी इज़ ए जेंटल वुमेन, शी इज़, जैसे कहते हैं, बहुत आदर्श एक महिला हैं।
बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारी महिला हैं। अब उनसे ये गंदी राजनीति जो हिंदुस्तान में चलती है, हमें हर दुनिया के हर देश में चलती है, वो संभालना पॉसिबल नहीं था। और वही हुआ है कि जब से उनको बनाया गया और अजीत पवार को लगा कि बस अब फाइनल हो गया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किसे दी जा रही है, तो उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य भी देखा और उनके साथ जो लोग आए उन्होंने अपना देखा कि क्या होने वाला। अगले चुनाव में रीडिंग लगाई गई कि भाई क्या होगा और क्या हमें मिलेगा। और देखिए राजनीति में ना 1-1.5 साल भी बहुत होता है। अभी असेंबली चुनाव में महाराष्ट्र में 1.5 साल बाकी है। सो 1.5 साल तक पावर में रहना और पावर के अगेंस्ट रहने में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहने वाले ये भी कहेंगे कि ईडी का प्रेशर है, ये प्रेशर था, वो प्रेशर था, लेकिन मुझे लगता है कि तीनों दलों ने अपना अपना राजनीतिक डिसीजन लिया है। आई थिंक एकनाथ शिंदे जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उन्हें सिर्फ साथ चलना है। ये सब भाजपा और देवेंद्र फडणवीस का करा हुआ है और एकनाथ शिंदे को तो सिर्फ साथ देना पड़ेगा क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं। और वो ये सोच रहे होंगे कि बस उनकी जो मुख्यमंत्री है और उनकी जो पार्टी है वो चलती रहे। तो ये सब एक ओवरऑल है। ओके, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।